हेलो दोस्तों। हमारी कल की क्लास में जो हम लोगों ने चर्चा किया था वो डच कंपनी तक हम लोगों ने अपनी बात को आगे बढ़ाया था कि आपने देखा था कि वो डच कैसे आए, किस प्रकार से उनको प्रारंभिक स्तर पे पुर्तगालियों के विरुद्ध सफलताएं मिली और कैसे वो बाद में चल के असफल हो गए। क्योंकि उनका एक जो दृष्टिकोण था भारत में कार्य करने का वो व्यापारिक दृष्टिकोण था, वो पॉलिटिकल शक्ति यहाँ पे नहीं बनना चाहते थे। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा, मतलब राजनीति के यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं शामिल होगा, तो डचों के खिलाफ राजनीति जो उन्होंने नहीं किया भारत में, इसीलिए वो खुद यहाँ की राजनीति का शिकार हो गए और उन्हें बाद में अंग्रेजों को अपना सब कुछ देकर भारत से जाना पड़ा। आज आपके सामने जो लोग आने वाले हैं, जो यूरोपीय कंपनी वाली आने वाली है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके बारे में आज आपको जानना है। तो आज हमारी चर्चा का विषय क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। दोस्तों देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज हमारी जो चर्चा का विषय है, तो इसमें आप समझिए कि सबसे पहले जो भारत में अंग्रेज जो आया था उसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल जो है वो 1597 में भारत आया था, जो स्थल मार्ग से आया था। तो पहली इंफॉर्मेशन कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला अंग्रेज व्यक्ति अगर कोई आया था तो 1597 में जॉन मिल्टन हॉल को पहला, तो इंफॉर्मेशन यही है कि 1597 में जॉन मिल्टन हॉल ये स्थल मार्ग से आया। ठीक है, स्थल मार्ग से आया। ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई कि स्थल मार्ग से जॉन मिल्टन हॉल भारत में आया। हॉकिंस की बात आप लोग सुनते होंगे कि हॉकिंस आया था 1608 में। हॉकिंस आया भारत में और हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला व्यक्ति था। हॉकिंस भारत में आया समुद्री रास्ते से और यह आया स्थल मार्ग से। समुद्री रास्ते से भारत में आया और सूरत में उतरा। ध्यान से सुनते जाइए, समुद्री रास्ते से भारत में आया और सूरत में उतरा। और जब ये आया तो इसने ये देखा कि यहाँ आने के बाद भारत की परिस्थितियाँ क्या हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा पीछे हम जाएं तो स्पेन के अंदर जो है पुर्तगाल का विलय हो गया था। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और स्पेन के अंदर जब पुर्तगाल का विलय हो चुका था तो आगे चलकर 1588 में स्पेन का जो बेड़ा था, जहाजी बेड़ा, वो अंग्रेजों से पराजित हो चुका था। मतलब अंग्रेजों ने उनको 1588 में पराजित कर दिया था। तो आप ये भी समझोगे कि भारत आने से पहले अंग्रेज पुर्तगालियों पर भारी पड़ रहे थे और भारी पड़ने के दौरान फिर धीरे धीरे भारत आने के प्रयास शुरू हुए। सबसे पहला जो प्रयास हुआ जॉन मिल्टन हॉल का, जो स्थल मार्ग से, फिर दूसरा प्रयास हॉकिंस द्वारा समुद्री मार्ग से किया गया 1608 में। चलिए, हॉकिंस आ गया और जब हॉकिंस आया तो हॉकिंस ने आने के बाद आप देखो कि क्या स्थितियां बनी। हॉकिंस के आने के बाद क्या स्थितियां बनी। हॉकिंस जो है यहाँ पर, कैप्टन हॉकिंस जब आया तो वो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर उसकी योग्यता से इतना प्रभावित हुआ कि जहांगीर ने उससे कहा कि भाई तुम कहाँ से आए? क्योंकि इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया तो जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ और इसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया और ये कहा कि, इसने कहा फिर कि मैं जेम्स प्रथम, जो समय इंग्लैंड का राजा था, मैं उसका राजदूत हूं और आपके दरबार में आया। ठीक है, और इसको, इसकी योग्यता से प्रभावित होकर आप देखोगे कि जहांगीर ने 400 का मनसब भी दिया और इंग्लिश खान की उपाधि, और फिर कहा कि तुम क्या चाहते हो मुझसे।
जहांगीर ने इससे, देखिए जब भी किसी से कोई प्रसन्न होता है तो क्या बोलता है, क्या चाहते हो? तो जहांगीर ने इससे पूछा तुम क्या चाहते हो? तो इसने कहा साहब सूरत में फैक्ट्री खोलना है। आज इनको जहांगीर ने जो हॉकिंस के कहने पर ही सूरत में फैक्ट्री खोलने का आदेश दे दिया। आदेश दे दिया और आदेश देने के बाद जहांगीर के आदेश के बाद जो है हॉकिंस फैक्ट्री खोलने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पर आप देखोगे कि जो पुर्तगाली लोग थे पहले से सूरत में, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। इस विरोध के चलते जहांगीर जो है इसने जो अनुमति दी गई थी उसको रद्द कर दिया कि नहीं भाई अभी आप खोलने की स्थितियां ठीक नहीं हैं, अभी रहने दो। लेकिन फिर थोड़े ही समय के बाद हॉकिंस वापस चला गया और हॉकिंस के वापस जाने के बाद जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों की कंपनी को सूरत में पहली स्थायी कंपनी या पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान कर दिया। तो कभी आपसे पूछे कि पहली स्थायी फैक्ट्री या कंपनी जो कोठी स्थापित हुई वो कहाँ हुई, तो वो सूरत में हुई। 1613 में उसके लिए अधिकार पत्र मिला था। एक बार आपने देखा था कि आगे उसने दिया था प्रारंभिक चरण में, लेकिन जहांगीर के प्रारंभिक चरण का आदेश जो है वापस लेना पड़ा क्योंकि पुर्तगाली लगातार विरोध कर रहे थे। क्या बात समझ में आ रही है कि हम अंग्रेजों पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें समझो कि देखो कैसे ये कंपनी बनी, थोड़ा सा इस पे भी बात हो जाए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई कि क्या हुआ? यहां पर दूसरी बात यह है कि 1608 में हॉकिंस भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, भारत के सूरत बंदरगाह में पहुंचा। कहां पहुंचा? जहांगीर के दरबार में। किसका दूत था? जेम्स प्रथम का। क्या चाहता था? भारत में रियायत चाहता था, छूट चाहता था। जहांगीर इससे क्यों प्रभावित हुआ? प्रभावित क्यों? क्योंकि आप देखोगे फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का, फारसी और तुर्की भाषा का जानकार था। इसलिए जहांगीर ने इसको छूट प्रदान किया और कहा कि आप जो है वो 1611 में सूरत में अपनी कंपनी खोल लो। ठीक है, कंपनी खोल लो। लेकिन इस कंपनी को खोलने का जब आदेश दिया तो यहां पर आप देखोगे कि आदेश के बाद यहां पे पुर्तगालियों ने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने विरोध किया और जब विरोध किया तो मजबूरन जहांगीर को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। उसके बाद हॉकिंस वापस चला गया और फिर 1613 में पुनः जहांगीर ने आदेश दिया कि कंपनी सूरत में खोल लो, स्थायी कंपनी सूरत में खोल लो, आदेश दे दिया। ठीक है, ये बात थोड़ी सी समझनी थी आपको। क्या समझ पा रहे होंगे? ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि जॉन मेल्डन हॉल के बारे में और हॉकिंस के बारे में कि क्या मामला था। हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि और दूसरा 400 का मनसब भी दिया था। क्या होता है मनसब? एक हैसियत को इंडिकेट करता है ये शब्द मनसब कि आपकी हैसियत कितनी है। 400 सिपाहियों की रखने की हैसियत, उसको कहते हैं मनसब। तो यहां पर ये चीज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां स्थायी फैक्ट्री आपने देखा 1613 में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात बताते हैं इसके बैकग्राउंड पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पीछे क्या मामला था। ठीक है, आप देखो कि धीरे धीरे
1599 तक आते आते इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि हम कुछ ऐसा करें कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने व्यापार को, अपनी समृद्धि को, अपने औद्योगिक जो हम अपना विकास चाहते हैं, इसके लिए हमको माल चाहिए, कच्ची वस्तुएं, जिससे कच्चा माल मिले, हम अपने औद्योगिक इकाइयों को दे सके। तो एक इसके लिए एक माहौल बनना शुरू हुआ और 1599 में आप देखोगे कि पूरब के देशों के साथ, ईस्ट इंडीज, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी, एक अंग्रेज कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें 217 व्यापारियों को जोड़ा गया। 1599 में पूरब के देशों के साथ, बैकग्राउंड समझ लीजिएगा, पूरब के देशों के साथ व्यापार के लिए 217 लोग एक साथ आए और 217 लोगों को एक साथ जोड़ने के बाद इसमें देखोगे कि एक कंपनी बनाई गई, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। मतलब आप इतना जानिए कि एक मर्चेंट कंपनी बनाई गई व्यापारियों की, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट ऑफ लंदन, ये कंपनी बनी, और इसमें 217 लोग जो हैं भागीदार के रूप में थे। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, जो 1558 से 1603 जो ब्रिटेन की महारानी थी, वो स्वयं इस कंपनी के भागीदारों में थी। मतलब 217 लोगों में खुद महारानी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्टनर्स में थी, इसलिए छूट मिली इतनी ज्यादा। ये नहीं कि केवल व्यापारियों को छूट मिली, खुद महारानी भी इसमें पार्टनर थी और ये कंपनी का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी के तहत 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया और कहा कि आप 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जाकर व्यापार करो। आप 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करो और अनुमति दे दिया। और इसी को कहते हैं चार्टर अधिनियम। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं चार्टर अधिनियम। 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ। इसको कहते क्या है? चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ पा रहे होंगे। पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने पहले हॉकिंस को बता दिया क्योंकि आप लोग हॉकिंस का नाम बहुत सुने होंगे, उसके बैकग्राउंड पे जा रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड है। महारानी खुद इसमें पार्टनर हैं और इन्होंने 1600 में कंपनी की स्थापना की और 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया कि आप जाओ। ठीक है, और कंपनी को चलाने के लिए आप जानते हैं कि आमतौर पे कोई कंपनी बनाई जाए, आप खुद कंपनी बनाओगे तो कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोग तो रखने पड़ेंगे ना। तो कंपनी को चलाने के लिए ये जो कंपनी बनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, इस कंपनी को चलाने के लिए 26 सदस्यों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस कंपनी को चलाने के लिए 26 सदस्यों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या उसको कहते हैं निदेशक मंडल। मतलब यहां 26 सदस्यों को रखा गया कि ये जो कंपनी बनी 1600 में, इसको चलाने के लिए 26 सदस्यों का एक निदेशक मंडल। बहुत आसान चीज है, कुछ भी कठिन नहीं है, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। निदेशक मंडल बनाया गया जो
देखेगा कंपनी के कार्यों को, जो कंपनी को देखेगा कि कंपनी कैसे रन कर रही है दक्षिण पूर्व एशिया में या भारत जैसे देशों में। तो ये बात यहां समझने की जरूरत है, ठीक है। और इन सदस्यों में जो आप देखोगे कि इसमें निदेशक, उपनिदेशक, बहुत अधिकारियों का एक आपको वर्गीकरण दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बाद इस कंपनी के निर्माण के बाद अंग्रेजों ने कहा भाई वो समय आ गया है कि अब जहाज तैयार करो। क्या करो? जहाज तैयार करो। और 1601 से लेकर 1603 के मध्य पहला समुद्री अभियान, पहला समुद्री यात्रा इंग्लैंड से शुरू हुई, पहली यात्रा शुरू हुई। और इसी वर्ष ये जो जहाज जो वहां से चला था, पहला जो जहाज 1601 से 1603 के मध्य जो पहला अभियान भेजा गया, वो जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा। आप जानते हैं इंडोनेशिया में कौन थे? डच थे, आपको याद होगा पीछे। तो इंडोनेशिया के मसाला द्वीप में पहुंचा और ये 1608 तक ही प्रतिनिधि मंडल भारत के सूरत बंदरगाह पर, यहां देखोगे सूरत पर पहुंचता है। और सूरत पर पहुंच के 1608 में एक व्यापारिक कोठी खोली गई। ध्यान से सुनिए, 1608 में जब ये पहुंचे, यहां से ये पहला दल चला 1601 से 3 के मध्य, जो पहुंचा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से फिर 1608 में भारत के पश्चिमी तट सूरत पर पहुंचा और सूरत पर एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अब आप ये समझोगे कि व्यापारिक कोठी की जो स्थापना किया, तो अगर प्रश्न पूछे कि पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की गई, तो 1608 में, ये प्रश्न यही सही कर लेना। और अगर स्थायी कोठी पूछेगा तो वो 1613 में, देखो कि एक स्थायी कोठी खोलने की बात 13 में हो रही है, लेकिन 1608 में एक अपना व्यापार चलाने के लिए एक इनिशियल स्टेप ले लिया गया। तो यहां पर इस तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय जो व्यापारिक कोठी होती थी उसमें क्या रखा जाता था? कारखाना था बेसिकली, कि वस्तुओं को रखना, वहां से वस्तुओं को ले जाना, उनका निर्यात करना, आयात करना, इसलिए एक अपनी एक कोठी बनाते थे, ठीक है। शाही राजा का ये लोग फरमान लेकर आए थे। आपको पता है कि जेम्स प्रथम का फरमान लेकर आए थे और इनके साथ कैप्टन हॉकिंस था, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई। और वो जो है 1608 में तो ये लोग आ गए, लेकिन उसके बाद प्रयास होने लगा कि जहांगीर के दरबार में चलो, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, 1 साल लग गया। 1608 में आया और 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जब जहांगीर के दरबार में गया तो जहांगीर इसके लिए आत्म मंत्र मुग्ध हो गया। इससे कहा वाह क्या व्यक्ति है, सब कुछ हमारी भाषा में बात करता है। लोग कहते हैं किसी देश में जाइए तो लोग उसकी भाषा में बात करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपके देश में आ रहा है, वो भी आपकी भाषा सीख के, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कितना आपके ऊपर वर्क करके आया है। तो हॉकिंस वर्क करके आया था, इसलिए जेम्स प्रथम का वो पसंदीदा भी था, तो उसको भेजा गया। तो यहां उससे प्रभावित हुआ और 400 का मनसब, सारी चीजें मैंने पहले बताई हैं कि उसको दी गई, ठीक है। लेकिन अब बात हम करते हैं हॉकिंस के वापसी के बाद। आपको बताया था कि हॉकिंस को जैसे उसने अधिकार पत्र दिया, पुर्तगालियों का विरोध हुआ और पुर्तगालियों के विरोध से फिर से वापस हुआ, लेकिन 13 में फिर से जहांगीर ने अधिकार दे दिया कि स्थायी कंपनी, फैक्ट्री, अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में खोल लो। रिकॉल करते चलिए, दिमाग एकदम सीधा देखे, और अगर सीधा नहीं देखेगा तो आप जानते हैं कि याद है तो आबाद है, नहीं तो सब बर्बाद है। याद तो रहता नहीं, याद रहता नहीं तो इसीलिए समस्याएं हमको झेलनी पड़ती हैं। तो ये बात है, कहानी आगे बढ़ती है। हॉकिंस वापस चला जाता है और
उसके बाद 1615 में ब्रिटेन का जो राजकुल है वो सोचता है हॉकिंस तो वापस आ गया, अब क्या करना चाहिए। तो एक नए व्यक्ति को कहा जाता है तुम जाओ फिर से एक कुछ विशेष रियायतें लेकर आओ भारत से, जो वहां पे शासक हैं, जो मुगल हैं, उनसे कुछ विशेष रियायतें लेके आओ। और 1615 में इसी क्रम में जेम्स प्रथम जो राजा है, जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भारत में भेजा। किसको भेजा? सर टॉमस रो को। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। तो कहानी आपको मुझे उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी। और अब हम लोग 1615 में पहुंच गए, हॉकिंस वापस चला गया इंग्लैंड। और 1615 में क्या हुआ, अब बात उस पे करेंगे। सोलह सौ 15 में, ठीक है, हॉकिंस वापस जा चुका है। अब यहां पर एक चीज ये हुई कि जेम्स प्रथम ने एक और काम किया। कहा कि भैया कोई नया व्यक्ति जाए जो ज्यादा होशियार हो, जो माहौल हॉकिंस ने बनाया है उसी माहौल पे वो कुछ और कर जाए। तो सर टॉमस रो को भारत भेजा गया जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। किसका दूत है? जो ब्रिटेन का राजा है। ये कौन है? ब्रिटेन का राजा। ठीक है, टॉमस रो को भेजा गया एज ए दूत बना के। अब टॉमस रो तो आया और रो ने जहांगीर की कृपा पाने में यह भी सफल हुआ। देखिए एक बार प्रभाव, जैसे मान लीजिए कि आप किसी के परिवार के हैं, लोग बड़े सज्जन हैं, तो आप किसी के घर में जाते हैं तो कहें अरे इनके पिताजी कितने अच्छे थे, तो जब आप पहुंचते हैं कहें उन्हीं का लड़का है तो अच्छा ही होगा। तो हॉकिंस के प्रति एक माहौल, एक जो माइंडसेट था वो जहांगीर के दिमाग में अच्छा बना हुआ था। तो जब टॉमस रो पहुंचा तो टॉमस रो को भी लेकर जहांगीर के दिमाग में एक अच्छा ही फ्रेम था। और टॉमस रो 3 वर्ष तक रहा और कहते हैं जहांगीर को इसने खूब प्रभावित किया। और जहांगीर के दरबार में ये 3 साल तक ब्रिटेन के राजदूत के रूप में रहा, मतलब 3 इयर्स डिप्लोमेट के रूप में रहा। आप ये सोच सकते हो कि कितनी योग्यता रही होगी इस व्यक्ति के अंदर। 3 साल तक जहांगीर के दरबार में डिप्लोमेट के रूप में रहा। और ये अजमेर, मांडू और इलाहाबाद, जहां जहां जहांगीर जाता था वहां वहां ये उसके साथ भी रहता था। तो आप देखोगे कि इसको आशा थी कि बहुत कुछ हमें छूट दे देंगे जहांगीर, लेकिन उतनी छूट नहीं मिली। आशा के विपरीत बहुत छूट नहीं मिली, लेकिन फिर भी इसको कुछ अन्य जगहों पर अपनी कोठियां स्थापित करने के अवसर मिल गए। 1618 तक आते आते, इसके आने के 3 वर्ष के अंदर ही 1618 में कुछ अन्य स्थानों पर छूट प्राप्त हो गई। कुछ अन्य स्थानों पर छूट प्राप्त हो गई क्योंकि ये 3 वर्ष तक रहा। इसका पूरा एक आप देखोगे कि चाहे ये जहां गया, अजमेर गया, मांडू गया, तो सब जगह ये जहांगीर के साथ रहा। और फिर ये भी वापस चला गया। 1619 में जो है आप देखोगे कि इसको ये भी वापस चला गया। 1619 में वापसी हो गई इसकी। क्या हो गई? वापसी। घर वापस चला गया अपने, वापसी हो गई। और वापसी के बाद आप देखोगे कि अंग्रेजों ने, इसने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि आपने देखा था कि 1618 तक जो मुगल जो बादशाह था जहांगीर, उसने कुछ छूट दी थी। इसी छूट के आधार पर 1623 तक अंग्रेजों ने जो है सूरत, भडौच, अहमदाबाद, ध्यान से सुनिए, इसी छूट जो इसके वजह से मिली थी, टॉमस रो के वजह से, क्योंकि वो जहांगीर के दरबार में था, 18 तक आते आते छूट उसने दिया था। और जब वो वापस चला गया तो इसी इमारत को और बड़ा बनाने का प्रयास अंग्रेज अधिकारियों ने किया।
और अंग्रेज अधिकारियों ने फिर देखोगे आप कि कई स्थानों पर 1623 तक जाते जाते 1623 तक जाते जाते 1623 तक जाते जाते आप देखोगे कि कई स्थानों पर अपने स्थान और अपनी कोठियां स्थापित की गई। जैसे आप देखो, एक तो सूरत भटौच, अहमदाबाद, मुसलेपट्टनम, आगरा और अजमेर। मुसलेपट्टनम, आगरा और अजमेर, बहुत सारे स्थान। मतलब ये देखो कि छूट पहले एक जगह थी सूरत पे, लेकिन अब जो है 1623 तक आते आते इनकी छूट लगातार बढ़ती चली गई। ठीक है, 1623 तक छूट बढ़ती चली गई। और ये सभी कोठियां, अब चूंकि एक ही कोठी तो बनी नहीं, अब तो काफी कोठी हो गई। सूरत में भी है, ये आप देखिए यहां पे भी इतनी सारी कोठियां हैं। इन सभी कोठियों को एक साथ संचालित करने के लिए कुछ चीजें की गई। क्या किया गया? पहली बात तो ये सभी कोठियां सूरत की कोठी के अंतर्गत कर दी गई। मतलब ये जितनी कोठियां हैं ये सभी सूरत यहां पे हेड होगा। सूरत की कोठी के नियंत्रण में ये सभी कोठियां कर दी गई प्रारंभिक चरण में। ठीक है, और वहां पे जो सूरत की कोठी का जो प्रेसिडेंट था वही इन सबको गवर्न करता था। ठीक, बाद में देखो फिर क्या होता है। ये तो आपने देखा कि उत्तर भारत का माहौल चल रहा है। दक्षिण भारत में 1640 तक आते आते उन्होंने, आप देखोगे कि 1640 में मद्रास जो शहर की एक स्थापना किया, जहां पर अपने व्यापारिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 1640 में मद्रास नगर को स्थापित, ठीक है, और यहां इसकी सुरक्षा के लिए किलेबंदी। क्या होता है किलेबंदी का मतलब कि उसके वहां पे वो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1540 तक दक्षिण भारत के मद्रास शहर को स्थापित और उसके किलेबंदी की व्यवस्था होने लगी। ठीक है, एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया जिसको कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या कहते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज इस दुर्ग का नाम था। तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ दे कि मद्रास में कौन सा दुर्ग था, तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था। आप जानते हैं कि ये एक प्रकार से मद्रास में अपनी सुरक्षा के लिए एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है? अब अंग्रेजों की इच्छाएं लगातार भारत में बढ़ती चली जा रही। लगातार उनके मन में इच्छाएं, एक इच्छा जैसे पूरी होती है तो दूसरी इच्छा बढ़ जाती है कि एक लाभ दूसरे लाभ को प्रोत्साहन देता है। तो यहां इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं और इसी इच्छाओं के विस्तार के कारण यह हुआ 1651 तक आते आते। इसी इच्छाओं के विस्तार ने 1651 तक आते आते एक व्यक्ति है अंग्रेजों का ऑफिसर ब्रिजमैन। 1651 तक इच्छाएं बढ़ती गई। ब्रिजमैन, ये ब्रिजमैन है। इसने कहा भाई अब बंगाल का भी थोड़ा मामला समझना पड़ेगा कि बंगाल में क्या किया जाए। तो ब्रिजमैन ने यह कहा कि अब हमको बंगाल के व्यापार वाणिज्य पर अपना अधिकार करने का प्रयास करना चाहिए। तो बंगाल के व्यापार वाणिज्य के ऊपर अपना अधिकार करने की एक सोच से इन्होंने हुगली में एक व्यापारिक कोठी स्थापित किया।
उद्देश्य क्या था? अगर आप देखोगे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि बंगाल के व्यापार वाणिज्य पर अधिकार किया जाए। ठीक है, उद्देश्य ये था। तो इस उद्देश्य को देखते हुए फिर यहां पे कोठी खोली गई। धीरे धीरे हुगली के बाद आप देखो अन्य कोठियां खोली गई, कासिम बाजार, पटना, राजमहल, बहुत सारी। हुगली के बाद आप देखोगे, यहीं पे कर लो, कासिम बाजार, कासिम बाजार, पटना, कासिम बाजार, पटना, और आप देखो राजमहल, बहुत सारे स्थानों पर कोठियां अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ये कोठियां खुलती गई। अब कोठियों के खोलने का उद्देश्य आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इच्छा यही रखते हैं कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हमारे हाथों में आ जाए। ठीक है, और 1667 में एक और इनके पक्ष में बात हो गई कि औरंगजेब, 1667 का समय आप देखोगे, औरंगजेब जो 1707 तक रहा, 1667 में औरंगजेब ने कंपनी को अधिकार दिया। कंपनी को अधिकार 1667 में क्या अधिकार दिया? इसने ये कहा कि बंगाल में आपको व्यापार करने की सुविधा रहेगी। मतलब बंगाल में व्यापार करने की सुविधा, बंगाल में व्यापार करने की सुविधा। ध्यान से समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि आपको क्या कहां पे करना है। बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दिया। ये सारा इनिशिएटिव ब्रिजमैन ने लिया था कि भाई ये सेक्टर जो है यहां पर हमें चलना चाहिए, यहां आने के बाद ये चीज होने लगी। ठीक है, और आप देखोगे कि जब यहां पर अधिकार मिला व्यापार करने का, तो एक नया आज्ञा पत्र भी दिया गया था। इसी बीच में ये औरंगजेब ने अधिकार दिया। इसी बीच में जो इंग्लैंड का राजा है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक करते हैं, 1661 में, 1661 में जो इंग्लैंड का राजा है, इंग्लैंड का जो राजा है, राजा ने कंपनी को कुछ अन्य अधिकार भी दे दिए थे। क्या अधिकार दिए थे? 1661 में आप देखोगे राजा है चार्ल्स सेकंड। आपको बताया मैंने राजा कौन था? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड है। अधिकार क्या दे दिया था यहां पे? 1651 के बाद धीरे धीरे जब कंपनी की स्थितियों को भारत में देखा, तो ब्रिटेन के राजा को लगा कि कंपनी को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। तो कंपनी को कुछ अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? पहला अधिकार तो यह था कि अपने सिक्के ढाल सकते हो। क्या ढाल सकते हो? सिक्के ढाल सकते हो। दूसरा अधिकार क्या दिया गया? किला बनाओ। तीसरा अधिकार दिया गया कि न्याय करो जहां रहते हो। और चौथा ये किया गया कि जो ऐसे राज्य हैं जो ईसाई राज्य, मतलब ऐसे भारतीय राज्यों के साथ आप संधि करने के लिए भी स्वतंत्र हो, और संधि को तोड़ने के लिए और संधि करने के लिए, ये सभी अधिकार कंपनी को प्रदान कर दिए गए। मतलब सिक्का ढालना, अधिकार क्या दिए गए? यहीं पे देखो, सिक्का ढालना, सिक्के की ढलाई,